सुप्रभात दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर जो मैट्रिक का सेंटअप एग्ज़ाम हुआ 11 तारीख को, मतलब कि आज, उसका मैथ्स का क्वेश्चन का आंसर हम लोग डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे। और अगर आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन का आंसर मिलाना है तो आप वीडियो के डायरेक्ट लास्ट में जाइए, वहाँ पर मैंने सारा एक साथ कंपाइल करके 1 2 3 4 का क्या आंसर होगा वो मैंने 1 से 60 तक लिख दिया है। और अगर आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो मैं यहाँ पर एक एक करके अभी करूँगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग देख रहे हैं एटीएम क्लासेस और मैं हूँ सत्यम कुमार, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपके बोर्ड का वो था कि यदि a बराबर 3 पे पावर 4 और 5 पावर q, ठीक है। क्वेश्चन था a बराबर 5 पावर 3 और 3 पे पावर 4 और 5 पे पावर 3, जबकि b बराबर था 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो हम लोग को इसका मौसम निकालना था, ठीक है। एचसीएफ ऑफ ए बी हम लोग को पता करना है। एचसीएफ ऑफ ए बी क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कॉमन क्या है, तो 3 का स्क्वायर दोनों में है और 5 का स्क्वायर दोनों में है। तो इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 2 5, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखिए अगर, तो क्वेश्चन दिया हुआ है 0.43 पर रेकरिंग, इसको हम लोग लिखना है परिमेय संख्या में, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। जो नंबर है उसको हम लोग लिखते हैं एज इट इज़, और जितना संख्या होता है वो संख्या नीचे में उतना 9 आ जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है और चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 11/80 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 11/80 का दशमलव प्रसार आप सभी लोगों को पता होगा कि शांत होता है, ठीक है। चूँकि 11/80 में ये p/q के रूप में देखें यहाँ पर q को, तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो 2 पावर 4 और 5 पावर 1 मिलेगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप लोग ब्रेक कीजिएगा 80 को तो आपको 2 और 5 ही सिर्फ मिलेगा इसका फैक्टर। इसका मतलब ये क्या है, तो शांत हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें तो दिया हुआ है कौन सा अभाज्य संख्या है, तो 41 क्या है, अभाज्य संख्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बहुपद 8x + 14 का शून्य क्या है, ठीक है। तो किसी का भी शून्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको जस्ट 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 14 रह जाएगा तो माइनस में 14 जाएगा और 8 आएगा डिवाइड में, इसको सॉल्व कर लेंगे तो -7/4 आ जाएगा। आपका आंसर है बी में दिया हुआ। फिर 128 और 168 जो है उसका सरलतम रूप लिखना है, 128 और 168। तो इसको दो तरीका से कर सकते हैं, या तो अदरवाइज आप इसको सिंपली ब्रेक कर सकते हैं और दूसरा तरीका एचसीएफ निकाल के जो एचसीएफ आएगा उससे डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग इसको 16 से अगर 8 से काटें तो 8 से 16 बार में कट जाएगा ये, और 8 से ये कट जाएगा 21 बार में, तो 16/21 इसका आंसर आ जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग अगर देखें तो क्वेश्चन है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या है आपका √5, चूँकि ये रूट से नहीं निकलेगा। 9th नंबर क्वेश्चन पर अगर हम लोग आए तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बहुत थोड़ा तेजी कराते जाऊंगा, जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ और अपने क्वेश्चन का हल कर पाएँ, ठीक है। और मैंने पहले ही कह दिया है, जिनको सिर्फ आंसर अपना मिलाना है वो वीडियो के लास्ट में चले जाइए, डायरेक्ट स्किप करके थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए वीडियो को, और वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 8 नंबर तक हम लोग सॉल्व कर लिए ऑलरेडी। तो 9 नंबर में हम लोग आए तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण हम लोग उसे कहते हैं जिसका पावर कितना हो, तो जिसका घात 2 हो, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन ए में देख पा रहे होंगे x + 1 का स्क्वायर बराबर 3 × x + 1, ये आपका द्विघात बहुपद है, ठीक है। अगर आपने बी नंबर ऑप्शन मारा है, ठीक है, तो ये एकदम से गलत है, क्योंकि बी में आपको दिख रहा होगा कि x² + √5√x है लिखा हुआ। तो रूट के अंदर जैसे ही x आ गया ये बहुपद ही नहीं है, तो द्विघात बहुपद होने का सवाल ही नहीं होता है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर x + 1 का स्क्वायर बराबर 3 × x + 1। 10 नंबर में है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है, ठीक
ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा आपका √9। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने कर लिया होगा। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक हमको पता है 5 और -3। तो इसको आप लोग ऑप्शन से कर सकते हैं या आप शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक निकाल कर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चूंकि ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन के हिसाब से ही करेंगे। तो चूंकि शून्यक जो है 5 है, आपको पता होगा किसी का भी शून्यक अगर दिया हुआ ए है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब है उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। किससे, तो गुणनखंड प्रमेय से। तो यहाँ पर हम लोग सभी ऑप्शन में 5 पुट करके देखेंगे, तो जिसमें पुट करने पर 0 आ जा रहा है आंसर, वो हमारा आंसर होगा 5 और -3 दोनों। तो ऑप्शन ए में जब हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, 5 x के जगह पर, तो होगा 5 का स्क्वायर -2 गुना 5 -15। तो यहाँ आ जाएगा 25, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो गया 15 25 और 10 और 15 हो गया आपका 25। तो आंसर आ गया 0। इसका मतलब ये शून्यक ऑप्शन ए जो है वो हो सकता है। तो इस पर हम लोग -3 भी पुट करके देख लेंगे। तो -3 जब हम लोग पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 दूनी 6, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और -15। तो यहाँ पर 9 6 15 और 15 में से 15 जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगर आप बाकी ऑप्शन में अगर रखेंगे तो ये दोनों सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप किसी में भी पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग ऑप्शन बी में पुट करके देखें, अगर 11 का ही हम सॉल्व कर रहे हैं, ऑप्शन बी में अगर हम पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा, -2 गुना 5 10 +15। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये 0 के बराबर कभी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। इसी तरह से सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जल्द से जल्द किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव की सीरीज और भी लाऊंगा, जिससे कि आप एग्जाम में 50 में से 50 मार्क्स निश्चित रूप से सिक्योर कर पाएँ, खास करके मैथ्स और साइंस में, ठीक है। जल्दी ही मैं साइंस का भी वीडियो लाऊंगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव स्पेशल होगा, ठीक है। अभी 2 मंथ ही आप लोगों के पास टाइम बचा हुआ है और इसी में आपको क्या करना है, तो पूरा तैयारी आपको करना है, ठीक है। आप धीरे धीरे अभी से क्या कीजिए, तो नोट्स बनाना अपना चालू कीजिए, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम लोग अपने 12 नंबर क्वेश्चन पर। तो 12वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3x - y = 0। फिर एक इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन है 3x + 5y = 36 का हल क्या है। तो इसको भी हम लोग ऑप्शन से ही हल करेंगे। यहाँ पर x और y का मान पुट करेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, 12 नंबर में इक्वेशन दिया हुआ है, पहला 3x - y = 0 और दूसरा है 3x + 5y = 36। तो पहले हम लोग ऑप्शन ए पुट करके देखेंगे। तो x का मान 2 दिया हुआ है और y का मान 6 है। तो x जगह पर हम जब रखेंगे 2 तो ये बन जाएगा 6, और इसके जगह पर रखेंगे 6 तो ये 6 हो जाएगा, और 6 में से 0 6, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसको भी देख लेते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो x का मान 2 यहाँ पर रखेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे y का मान 6 दिया हुआ है, 6 पंचे 30, और 30 और 6 36, इसको फिर से सेटिस्फाई किया। इसका मतलब 12 का ए जो है आपका ऑप्शन x = 2 और y = 6, ये एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से आप बाकी ऑप्शन में अगर पुट कीजिएगा तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आए, तो इसमें दिया हुआ है कि बहुपद का घात क्या है। तो x² चूंकि x² -15x + 6 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा। तो बहुत ही गोलू किस्म का आंसर है, क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी बड़ा आसानी से आप लोगों ने लगा दिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का बी, ठीक है, चूंकि x² -15x + 56 है, तो इसका घात कितना हो गया 2, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग अगर आए तो दिया हुआ है कि यदि 2 चरों में रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगा। अगर इक्वेशन जो है क्या है, उसका इक्वेशन जो मिल रहा है वो इस तरह से ग्राफ्स का है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है। तो एक बिंदु पर जब प्रतिच्छेद होता है उसका एक और केवल एक हल होता है, ठीक है, या अद्वितीय हल भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन आपको दिया गया है सिर्फ एक हल, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, आपका आंसर ये हो जाएगा। 15 नंबर में हम लोग आए तो 15 नंबर में दिया गया है कि एक त्रिघात बहुपद है जिसका शून्यकों का योग हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो आपको त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग का फॉर्मूला याद होगा -b/a, ठीक है। तो स्पेस तो बहुत कम है, ठीक है, यहाँ हम लोग देखते हैं 15 नंबर है। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a,
माइनस बी का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में क्या गुना है, -3, तो -3, और इसका मान आपका है, ए का मान है 1, तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 3, दैट इज ऑप्शन बी। 16 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी है का सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर आपको पता होगा कि अगर समांतर श्रेणी है T1, T2, T3 इस तरह से सोन, तो आपको T2 - T1 क्या देगा, तो समानांतर श्रेणी का सार्वंतर देगा। ठीक है, तो आप सिंपली क्या कीजिए, दोनों को माइनस कर लीजिए। ठीक है, दो टर्म को, तो 5/3 में से हम लोग जब माइनस करेंगे 1/3 तो मिलेगा हम लोग को 4/3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 का सी 4/3। 17 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम लोग आए तो दिया हुआ है कि ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो निम्न में से कौन सा सत्य है। अगर मूल समान हो तो आपको पता हो कि विवेचक क्या होता है, 0 के बराबर होता है। विवेचक मतलब क्या हो गया, आपका नंबर हो गया आपका 17, विवेचक d कहते हैं। ठीक है, d बराबर क्या होता है 0, और d का मान होता है आपका b² - 4ac = 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोग को, b² = 4ac। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 17 के बाद हम लोग आते हैं 21 नंबर पर। ठीक है, फोटो थोड़ा उल्टा खींचा हुआ है इसलिए एडजस्ट कीजिएगा। 17 के बाद 21 नंबर पर हम लोग आ रहे हैं। समानांतर श्रेणी में दिया हुआ है उसका 25वां पद निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग बोर्ड को भी इरेज कर लेते हैं। आपको कुछ नोट्स बनाना हो तो वीडियो पॉज करके बना सकते हैं, और साथ में प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ तो वैसे चल रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ आप लोगों के लिए। और साइंस का क्वेश्चन का भी आंसर मैं जल्दी लाऊंगा। ठीक है, तो हो सकता है मैं कल जो है साइंस का क्वेश्चन का भी आंसर अपडेट कर दूं। ठीक है, ये आज रात में अगर टाइम मिलेगा तो रात में भी करूंगा, लेकिन हो सकता है कल ही वो, अगर मैं वीडियो बना भी दूं तो अपलोड कल ही होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे 21 नंबर पर। 21 नंबर में दिया हुआ है श्रेणी आपका 5, 7, 9, 11 ... इसका निकालना है हमको 25वां टर्म। तो आपको फॉर्मूला याद होगा ही, Tn = a + n - 1 × d। a का मतलब पहला पद जो कि दिया हुआ है 5, n का मतलब आपका हो गया 25वां पद निकालना है, तो 25 - 1 24 हो जाएगा, और d आपका सार्वंतर कितना है, अगर माइनस कीजिएगा आपको तो 2 मिलेगा। ठीक है, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो मिलेगा 2, यहाँ लिख लेंगे 2, तो यहाँ मिल जाएगा 24 दूनी 48 और 5 53। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 21 का बी सही हो जाएगा। फिर दिया हुआ है बिंदु 8 और 0 किस पाद में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, सॉरी, तो बिंदु 8 और 0 जो है ये आपका स्थित होगा एक्स अक्ष पर। ठीक है, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप देख सकते हैं कि 8 है यहाँ पर कहीं, अगर लिख दें यहाँ पर हम लोग 2, 4, 6, 8, और इधर -2 वगैरह वगैरह, और इधर भी अगर लिखें 2, 4, 6, तो यहाँ पर एक कोई पॉइंट आएगा 8 और 0, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर अगर आप लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका आंसर मारा है प्रथम पाद, तो आपका आंसर गलती है, यहाँ आंसर होगा एक्स एक्सिस। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपके बोर्ड में देखने के लिए फिर से मिलेंगे। फिर 23 नंबर, और बहुत सारा क्वेश्चन का ऑलरेडी मैंने जो कल बताया था सेम टू सेम आ चुका है। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा कि सेम टू सेम क्वेश्चन करीब 25 क्वेश्चन तो जरूर सेम टू सेम आ चुका है, सिर्फ एक दिन की क्लास में आपका जो मैंने कल लिया था। ठीक है, तो 23 नंबर में हम लोग आए तो दिया हुआ है समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 है। ठीक है, एक समांतर श्रेणी है 21, 18, 15 ... और 0 तक गया हुआ है। ठीक है, कौन सा पद 0 है, तो मान लेते हैं Tn वहाँ पर 0 है, तो Tn फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d = 0, जहाँ पर हम लोग को n का मान ही निकालना है। तो a का मान है 21, n का मान n रहेगा, और d का मान कितना है, अगर 18 में से 21 को माइनस करेंगे तो -3 मिलेगा। ठीक है,
तो 21 को उस साइड हम लोग भेज लेते हैं, तो n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -21। -3 इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, ठीक है, अगले स्टेप में, और माइनस से माइनस कैंसिल, 3 सते 21, और ये -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7 1 8 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर दिया हुआ है निम्न में से समांतर श्रेणी नहीं है, तो पहला ऑप्शन जो है 1 2 3 4 सब में सार्वंतर आपका 1 1 है, इसलिए वो समांतर श्रेणी है। ऑप्शन नंबर बी में 6 9 12 15 यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि सार्वंतर सेम है, मतलब कि सबका सार्वंतर 3 है, इसलिए यहाँ पर भी आपका समांतर श्रेणी में ये है। ऑप्शन नंबर सी में सब में +3 ऐड होते जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी आपका समांतर श्रेणी में है। और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि आप अगर देखें 0.11 0.111 ये समांतर श्रेणी में नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 24 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर डी करेक्ट आंसर आपका होगा। क्यों नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सके, इसमें से अगर इसको घटाइएगा 0.11 में से 0.1 को अगर हम माइनस करेंगे तो मिलेगा हम लोग को 0.01, और इसमें से इसको माइनस करेंगे 0.111 में से 0.10, तो यहाँ आएगा 100, तो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए क्या है, तो आपका एपी में नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग अब आते हैं, ठीक है। एक पेज यहाँ पर छूटा हुआ था, 17 के बाद हम लोग कर रहे थे 21 22 23 24, फिर से हम लोग आ गए थोड़ा सा पीछे 18 नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन का आप लोग ध्यान रखिएगा, हालांकि वीडियो के लास्ट में मैंने एक से एक लाइन सारा आंसर लिख दिया है, ठीक है, या लिख दूंगा। फिर दिया हुआ है सभी वर्ग होते हैं, तो कल ही मैंने आपको बताया था सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। 18 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ए सिमिलर होता है, ठीक है। मैंने बताया था कल आपको कि सभी वर्ग, सभी समबाहु त्रिभुज या सभी वृत्त, ये सब का सब क्या होता है, समरूप होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा, ax² + bx + c = 0 है, तो आपको पता होगा सीधाचार का नियम कहता है x = -b ± b² - 4ac / 2a। हो सकता है इसकी जगह पर डी भी आपको लिखकर एग्जाम में आ सकता है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पर। ट्रायंगल PQR में QR को S बिंदु तक बढ़ाया गया है। एक ट्रायंगल है PQR और इसमें कहा गया है कि QR को S तक बढ़ाया गया है, यहाँ S तक बढ़ाया गया है, और दिया है PRS, इसका मान दिया हुआ है हम लोगों को 100 डिग्री, और साथ में दिया हुआ है एंगल PQR, इसका मान दिया हुआ है 70 डिग्री। तो हम लोग को निकालना है QPR, ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो आपको बहिष्कोण प्रमेय पता होगा। बहिष्कोण प्रमेय क्या कहता है कि जो बहिष्कोण बन रहा है वो अंतः समूह कोणों के योग के बराबर होता है। तो x + 70 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, इसको जाकर माइनस कर लेंगे, तो 30 डिग्री हम लोग का आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 ध्यान दीजिएगा, 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि बिंदु ए बी दो बिंदु दिया गया है और उसके मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु भी हम लोग को दिया गया है, तो ए का मान निकालना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं a जो है वो y कोऑर्डिनेट में है, ठीक है। तो a + 4/2, ये मैं y कोऑर्डिनेट का लिख रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग को a का मान निकालना है, और इधर y का कोऑर्डिनेट मध्य बिंदु क्या है, तो 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2a + 4, यहाँ से 4 हम लोग ले जाएंगे इधर राइट साइड में, तो मिलेगा 2 - 4 = 2a, तो -2 = 2a, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a का मान आ जाएगा -1। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन में। तो दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है जिसमें कि DE BC के पैरेलल खींचा हुआ है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज है ABC और यहाँ पर DE जो है ये पैरेलल खींचा गया है। होपफुली आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है आपको सॉल्यूशन, तो लाइक बटन हिट कर सकते हैं। AD/DB दिया हुआ है आपको 1.5, ये दिया हुआ 1.5,
ठीक है, और ये दिया हुआ है 3 और AE दिया हुआ है 1 और निकालना है हम लोग को EC का मान, ठीक है, EC मान लेते हैं x। तो थेल्स थ्योरम आप लोग को याद होगा कि अगर त्रिभुज का कोई दो भुजा का बिंदु को मिला है इस तरह से कि ये जो तीसरी भुजा के समानांतर अगर हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि AD/DB बराबर AE/EC हुआ है, ठीक है, ये थेल्स थ्योरम से हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1.5/3 बराबर 1/x। इसको आप डायरेक्ट बना सकते थे कि यहाँ पर इसका दोगुना है, 1.5 का दोगुना है तो इसका भी दोगुना यहाँ पर होगा, 2 आंसर, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ आपको। तो 1.5/3 इज इक्वल टू 1/x, इसी को हम लोग x मान लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट उठाएंगे 0, तो 15 से 2 बार में कट जाएगा, तो 1/2 बराबर 1/x। इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो x का मान आ जाएगा आप लोगों के पास 2। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया हुआ है आपको ए में 2। फिर आते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन पर। तो इसमें कॉस थीटा का मान दिया गया है 5/13 और कॉस थीटा बराबर होता क्या है तो B/h और निकालना है आपको कॉसेक थीटा का मान। तो सबसे पहले हम लोग P निकाल लेंगे, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन में कॉस थीटा बराबर दिया गया है 5/13 और ये है आपका B/h। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो P का मान आपका आएगा 12, ठीक है। 12 कैसे आएगा तो आपको पता होगा कि पेयर होता है 5, 12, 13। आपको बहुत सारा पेयर मैंने याद कराया ऑलरेडी कराया हुआ है। आई बटन यहाँ पर दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए, आपको ट्रिगोनोमेट्री का सारा वीडियो आएगा और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वहाँ से आप कर सकते हैं और गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में वहाँ से नहीं छूटने वाला है, ठीक है। ना तो ऑब्जेक्टिव और ना ही सब्जेक्टिव, क्योंकि हर वीडियो के लास्ट में मैंने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दिया हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई बटन दिख रहा होगा इसी वीडियो के ऊपर में आपको, ठीक है। इस तरह एक बटन दिख रहा होगा इस तरह से, तो वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं या वीडियो के लास्ट में भी आपको वो वीडियो दिख जाएगी प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर P का मान आ गया 12। निकालना है हम लोग को कॉसेक का मान। कॉसेक बराबर होता है H/P, ठीक है। तो यहाँ से H का मान है 13 और P का मान है 12, तो 13/12 हो जाएगा आपका आंसर। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसको याद रखने का भी ट्रिक है, आपको याद होगा ही, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी टोले, ठीक है। P पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। यहाँ S का मतलब हो गया साइन, साइन बराबर P/h, कॉस बराबर B/h और टेन बराबर P/b। यहाँ से आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं और डिटेल के लिए आप ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो देख सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब दिया हुआ है बिंदु 4, 0 और 5, 1 के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो दूरी सूत्र आप लोगों को याद होगा ही। दूरी सूत्र क्या होता है तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर या का अंडर रूट, या हम लोग बोल सकते हैं x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर का अंडर रूट। मतलब कि x2 में से भी x1 घटा सकते हैं या x1 में से x2 घटाएंगे, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि हमको अल्टीमेटली स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 जो है यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो इसमें दिया हुआ बिंदु 4, 0 और 5, 1, ठीक है। 4, 0 है और 5, 1 है, तो 4 में से 5 घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पर 0 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा √2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ये बात किसने कही है तो ये बात कही है आपकी थेल्स ने, ठीक है। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि अगर त्रिभुज जो है का समकोणिक होता है, ठीक है। यहाँ पर ये त्रिभुज जैसे समकोणिक था, कैसे समकोणिक था तो ये लाइन पैरेलल दिया हुआ था, इसका मतलब ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण, और एंगल ए जो है दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर भुजा क्या था समानुपाती हुआ था, तो इसके बारे में कहा था थेल्स साहब ने, ठीक है। और न्यूटन और आर्यभट्ट से आपको ज़्यादा रिलेशन है नहीं, और साथ में एक पाइथागोरस थ्योरम जो है वो भी दिया गया है पाइथागोरस के द्वारा, ठीक है। ये वाला थ्योरम दिया गया है पाइथागोरस के द्वारा, h² बराबर p² प्लस b²। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है। थेल्स थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम दोनों का दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो उसको आप अभी से याद कर लीजिए और लिख के देखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका थेल्स ऑप्शन क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थेल्स।
फिर 30 नंबर में है कि मूल बिंदु का नियामक क्या होगा। तो मूल बिंदु का नियामक तो बच्चा को पता है क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी 0 0। और क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है जिसमें कि 3 भुजा दिया हुआ है, तो एंगल पी पूछ रहा है। ठीक है, तो 3 भुजा दिया हुआ है, यहाँ इसको आप या तो ट्रिगोनोमेट्री ला के बना सकते हैं या सिंपली आप तीनों साइड का स्क्वायर निकाल के भी देख सकते हैं। हालांकि ये एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन दिया गया है, वो बहु वहाँ का ऑब्जेक्टिव से छाप दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक साइड दिया हुआ है पी क्यू का मान 6, क्यू आर दिया हुआ है 12 और आर पी दिया हुआ है 6√3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पी क्यू का स्क्वायर निकालेंगे। तो पी क्यू का स्क्वायर आ जाएगा 36, 12 का स्क्वायर 144 और 6√3 का स्क्वायर आएगा 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3। तो 36 गुना 3 108। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 36 और 108 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो मिलेगा 44। इसका मतलब क्या हुआ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका सबसे बड़ा भुजा कौन है, तो ये मतलब कि क्यू आर। तो एक जो बच गया वो क्या होगा, पी, और ये है राइट एंगल और एंगल पी का मान पूछ रहा है, तो एंगल पी क्या है 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 नंबर का। ठीक है, 90 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 पर आते हैं। ठीक है, यहाँ 31 के बाद हम लोग डायरेक्टली 35 पर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा बोर्ड को फिर से इरेज कर लेते हैं। थोड़ा सा घिच-पिच हो जा रहा है तो एडजस्ट कीजिएगा। और कल का एग्ज़ाम का भी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को कि इंग्लिश वगैरह का भी आंसर प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आंसर को डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको अपलोड करूँगा, सिर्फ आंसर नहीं, जिससे कि आपको बोर्ड में भी कुछ फ़ायदा मिले। ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचा एक खंभा है जिसका छाया 4√3 बन रहा है। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस ये क्वेश्चन है आपका, 12 सेंटीमीटर का छाया है और बन रहा है आपका 4√3। और हम लोग को निकालना है कि सूर्य का उन्नयन कोण, मान लेते हैं अगर यहाँ पर सूर्य है तो उसका उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा, ये थीटा हम लोग को निकालना है। ठीक है, ये 12 दिया हुआ है, तो यहाँ से आप 10 थीटा में रिलेशन निकाल सकते हैं, वहाँ से थीटा आ जाएगा। या डायरेक्टली आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका √3 गुना 12 है, इसका मतलब निश्चित रूप से यहाँ पर जो कोण रहा होगा, यहाँ पर रहा होगा 30 और यहाँ रहा होगा 60। ठीक है, तो अगर वो ट्रिक आप लोग को याद नहीं है तो यहाँ से आप 10 थीटा लगा लीजिए। 10 थीटा बराबर P/B, यहाँ पर P का मान इसके हिसाब से हो जाएगा 12 और B बन जाता है एडजेसेंट जो होता है संलग्न भुजा, दैट इज 4√3। इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, परमेयीकरण, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर मिल जाएगा 12√3 और नीचे मिल जाएगा 4 × 3। 4 × 12 से 12 कैंसिल हो गया, आ गया √3 और √3 बराबर होता है 10 60 डिग्री। तो यही थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री। तो हमारा आंसर हो गया 35 नंबर का आपका आंसर हो गया बी 60। फिर दिया हुआ है 36 में 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बताना है। ठीक है, 37 नंबर। तो ये है सर्किल, ये है त्रिज्यखंड और त्रिज्यखंड का चाप हो गया आपका ये जो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और दूसरा पेन से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है इसका मान आप लोग को निकालना है। तो ये पोर्शन क्या है आपका 2πr θ/360 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया हुआ है बी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें पूछता कि इसका एरिया क्या है, एरिया का मतलब ये होता है, तो इसका आंसर होता, ठीक है, अगर पूछता तो πr²
थीटा बाय 360 डिग्री। ठीक है, ये होता है एरिया, जबकि ये होता है चाप की लंबाई। ठीक है, इसी को बुक में आपको सॉल्वेबल फॉर्म में दिया गया है, 2 से इसको कट करके पाई आर थीटा बाय 180 डिग्री। ठीक है, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं बनाने में। फिर आते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में आपको पता होगा कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो c बाय a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 25। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल b बाय a, तो 8/1 दैट इज ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष ए बी और सी तीनों का मान दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आप लोगों को, और इसमें निकालना है आपको केंद्रक का निर्देशांक। तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा ही, ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो a का मान दिया हुआ है आपको -2 10, b का मान है 5 और -4, c का मान है 6 और 10। तो इस तरह से एक अगर x1 x2 x3 का मान पुट करें तो -2 प्लस 5 और 6, -2 प्लस 5 और 6। ठीक है, -2 प्लस 5 और 6 बाय 3, और y का जब लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 10 -4 और 10, 10 -4 और 10/3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 5 11 में से 2 जाएगा तो 9/3, और ये हो जाएगा 10 10 20 में से 4 जाएगा तो 16/3। इसको कट करेंगे 3 3 9, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/16/3। ठीक है, तो आपको ऐसा ऑप्शन किसी में नहीं दिया गया है, इसका मतलब आपका जो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, 26 नंबर का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। 27 नंबर पर आते हैं हम लोग। यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 100 और 21, तो उसका संगत भुजा का अनुपात पूछ रहा है। तो 27 नंबर में क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, मतलब कि 100 अनुपात 121। तो आपको पता होगा भुजा क्या होता है, इसका रूट होता है, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो भुजा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11, हमारा का आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पर। दिया गया है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का सरकमफ्रेंस दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है। इसका मतलब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr², और सरकमफ्रेंस या वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। तो यहाँ से देखेंगे आप तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, उधर जब डिवाइड में जाएगा तो, साथ ही r², एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, और r का वैल्यू हम लोग के पास मिल जाएगा 2 यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 39 में क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें, a का मान दिया हुआ है 30, तो साइन a इंटू कॉसेक a निकालना है। तो इसको सॉल्यूशन करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट पता होगा कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 आएगा। तो 39 का आंसर क्या आ जाएगा, 1 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, इसी फॉर्मूला से। ठीक है, फिर 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पहिया कितनी दूरी तय करता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक वृत्त है जिसका कि त्रिज्या दिया गया है 14, कहता है एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर अगर मान लेते हैं कि उसको एक चक्कर पूरा घुमाएं तो इसका जितना सरकमफ्रेंस है उतना डिस्टेंस ये कवर करेगा। तो इसका सरकमफ्रेंस हम लोग निकाल लेंगे 2πr। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू 14। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 22 दूनी 44 दूनी 88 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 40 का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि 2 4 6 0 6 3 6 8 का बहुलक क्या है। तो बहुलक आपके बारे में आपको पता होगा कि जो बहुत बार आता है उसी को हम लोग कहते हैं बहुलक। तो यहाँ बहुत बार कौन आया है, तो 6 की बारंबारता सबसे ज़्यादा है, इसलिए आपका बहुलक हो जाएगा 6। ठीक है,
तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर हो जाएगा। 53 पर हम लोग गौर करें अगर, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या अगर 7 है तो इसका आयतन क्या होगा। तो गोला का आयतन आप लोग को फॉर्मूला याद होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और आर क्यू यहाँ पर आर का मान दिया हुआ है 7, तो 7 × 7 × 7, तो यहाँ 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर सबको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 3। यहाँ पर आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप मार सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है जिसमें कि पूरा सॉल्व कटा नहीं है, ठीक है, 3 बटे में है। तो 1437 होल 1/3 ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1437 होल 1/3 ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है, एक दिया हुआ है आंकड़ा, उसका परिसर आप लोगों को ज्ञात करना है। तो परिसर क्या होता है, उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, तो यहाँ या उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम लोग। ये आपका 54, तो यहाँ पर उच्चतम मान जो दिया हुआ है ये है आपका 33 और जो निम्नतम है वो है आपका 7। तो 33 में से 7 माइनस करेंगे तो 26 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 के बाद हम लोग आते हैं 41 पर। 41 क्वेश्चन का रहा है सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा वाला क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 41 का हो जाएगा, 41 का सी, ठीक है। 42 का रहा है एक शंकु की त्रिज्या r है और त्रियक ऊंचाई l है, तो इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 1/2 किसके बराबर है। तो सबको पता है, बच्चा जानता है कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है या कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। तो यहाँ आपको साइन 30 डिग्री दिया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो बेलन का त्रिज्या का अनुपात 2:3 है और ऊंचाई का अनुपात 3:2 है, तो उनके आयतन का अनुपात हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं और फिर हम लोग अनुपात को ज्ञात कर लेंगे। तो 44 नंबर क्वेश्चन है, त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3, यह है रेडियस का अनुपात, और ऊंचाई का अनुपात जो दिया हुआ है वो है 3:2, और निकालना है हम लोग को बेलन के आयतन का अनुपात। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर, पहला आर का मान ये हो गया आपका R1 और इसको मान लेते हैं R2, ये हो जाएगा H1 और ये हो जाएगा H2। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर और H का मान 3। फिर दूसरा अगर देखिए बेलन, तो इसका पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 3 और H का मान क्या है, दूसरे वाले बेलन का H का मान है 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बच जाएगा 2/3, दैट इज 2:3 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर क्वेश्चन पर जब हम लोग आए तो इसमें देखते हैं कि यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है तो जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा, ठीक है। तो 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका जीवा उसके त्रिज्या के बराबर है, मतलब कि ये साइड तीनों बराबर आपका हो गया, त्रिज्या के बराबर हो गया। तो आपको पता हो ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, तो ये बन गया आपका समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और तो यहाँ पर इस कोण का मान कितना हो जाएगा 60 60 60, तो ये आंसर आपका 60 हो गया। इसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको आगे दिया जाए कि ये वृत्त के चाप पर कितना कोण बनाएगा, तो आपको पता होगा इसका जस्ट हाफ यहाँ पर बनाता है, तो ये कोण 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा 60, ऑप्शन नंबर बी। 46 में कह रहा है जब दो सिक्के उछाले जाते हैं तो चित्त आने की प्रायिकता क्या हो। तो आपको पता होगा दो सिक्का जब उछालते हैं तो चित्त हो या पट हो, जब दो सिक्के उछाले जाते हैं तो चित्त आने की प्रायिकता, दो चित्त आने की प्रायिकता है, ठीक है। 46 नंबर है। तो हम लोग जब दो सिक्का उछालेंगे तो क्या हो सकता है, या तो हेड हेड या हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल। तो यहाँ पे कह रहा है ये सिंपल स्पेस हो गया हम लोग का 4 है इसमें, तो इसमें कह रहा है कि दो चित्त आना चाहिए, ठीक है।
तो दो हेड क्या हुआ, मैं यहाँ पर एक ही ऐसा कंडीशन जिसमें दो हेड आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड इज गिवन बाय 1 बाय टोटल 1/4। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47 पर अगर हम लोग आए क्वेश्चन पर, कह रहा है PAPB ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो एक वृत्त है जिसका केंद्र दिया हुआ है O, और एक कोई बिंदु P है जिससे इस पर स्पर्श रेखा खींची गई है PA और PB। ठीक है, ये हो गया O, तो इसको यहाँ से हम लोग मिला देते हैं। आपको पता होगा कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, मतलब कि ये कोण क्या है 90। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि APO 30 है। ठीक है, तो इससे भी मिलाया गया है, और APO ये दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, तो निकालना है हम लोग को AOB ये पूरा एंगल निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये 90 है, 30 है, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, किससे 60 होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दो कोण पता है, तो तीसरा हम लोग इस दोनों को जोड़ के 90 में से घटा लेंगे, सॉरी 180 में से घटा लेंगे, तो आएगा हमारा 60 आ जाएगा। अब ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60 ही होगा। ठीक है, तो ये टोटल कोण हम लोग को निकालना था 60 + 60 120, इसका आंसर हो जाएगा। और जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। 48 नंबर पर आए, दिया हुआ है साइन ए और कॉस ए दोनों का दोनों बराबर है, तो ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो ए का मान 45 डिग्री होगा, और कैसे होगा, तो साइन ए बराबर है कॉस ए, तो यहाँ से कॉस को जब डिवाइड में लाएंगे तो साइन ए बाय कॉस ए हो जाएगा, और इधर बच जाएगा 1, और साइन ए बाय कॉस ए होता है tan A बराबर 1, और 1 होता है 10 में 45 डिग्री, तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। 49 नंबर क्वेश्चन पर अगर हम लोग आए, दिया हुआ है अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है। ठीक है, तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, अगर मान लेते हैं ये अगर इसका परिधि सेंटर है, तो डायमीटर सेंटर पर 90 डिग्री बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग अगर देखें तो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो 4 जब हम लोग कॉमन लेंगे, इसमें 4 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, जो कि है ऑप्शन नंबर आपका डी में। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला याद किया था SC ST और CC, यहाँ से हम लोगों ने देखा था SC में क्या था प्लस था, और इस दोनों में माइनस था। ठीक है, और इधर तो सब में 1 होता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आते हैं हम लोग 51 पर, किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो प्रायिकता का मान आपको पता होगा कि 0 से लेकर के 1 तक होती है, उसके अलावा ना तो 0 से छोटी हो सकती है प्रायिकता, ना 1 से बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि इन दोनों के से रिलेट कर रहा है, दैट इज 1, ऑप्शन नंबर 1 है तो आपका, तो इसका जो हो जाएगा 51 का आंसर आपका हो जाएगा ए, दैट इज 1। ठीक है, और माइनस में प्रायिकता हो नहीं सकती है, और 1 से बड़ा प्रायिकता का मान होता नहीं है, इसलिए 2 भी नहीं होगा। 55 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग अब आए, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। यदि एक बेलन का आधार का व्यास 28 है और ऊंचाई 20 है, तो इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला 2πRh होता है। ठीक है, तो 2π का मतलब 22/7, r का मान यहाँ दिया हुआ है, आधार का व्यास है 28, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, मतलब त्रिज्या हो जाएगा 14, और हाइट आपका दिया हुआ है 20। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, दूनी 88, दूनी 176, और साथ में 1 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 56 नंबर हम लोग आते हैं। ठीक है, लास्ट ही चल रहा है, तो इतनी देर तक आप लोग वीडियो में बने हुए हैं, इसके लिए आप सबों का बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है sin 29 और cos 61। तो आपको पता होगा कि साइन और कॉस में अगर सम 90 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 1। ठीक है, कैसे आया ये भी देख लेते हैं, एक डायरेक्टली आप लिख ही सकते थे, साथ ही साथ 29 और यहाँ है 61 cos 61, तो 61 को हम लोग लिख सकते हैं 90 - 29, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 61 की जगह पर 90 में 29 घटाएंगे तो 61 ही आएगा, और cos 90 - थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो यहाँ से sin 29 होगा और दोनों कट के आपको 1 देगा।
तो 2 नोन अगर आए तो आपको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फिर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन आलेख द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है, माध्य, माध्यिका, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको अगर त्वरण याद होगा तो इस तरह का हम लोग खींचते थे, से कम, ठीक है, से कम या से अधिक, और दोनों का जो कटान बिंदु था वो देता था माध्यक, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग ग्राफ से, ठीक है, आलेख के द्वारा माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है आपका ये आपका 58 नंबर है शायद, ठीक है, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है कितना नंबर है, फिर भी जो क्वेश्चन है आप लोग समझ लीजिएगा। मेरे ख्याल से 58 है। एक फिगर दिया हुआ है इस तरह से, तो आप लोग पता कर ही लीजिएगा। और यह है 90 डिग्री, यह है 3K और यह है 4K। निकालना है हम लोग को टेन थीटा का मान, तो और थीटा लिखा हुआ है आपका यहाँ पर। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B, P/B। तो थीटा के हिसाब से इसके सामने वाला बनता है P, तो यहाँ पर P है आपका 4K और B है आपका 3K हो जाएगा आपका। तो यहाँ से K और K कैंसिल, तो 4/3 आपका आंसर हो जाएगा टेन थीटा का मान, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो 59 नंबर क्वेश्चन पर अगर हम लोग आए तो क्वेश्चन है कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो कॉसेक इंटू सेक का मान आपको पता होगा ही, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 59 जो है इसका आंसर हो जाएगा 1, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर है आपका लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर कि बिंदु -a -b का दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं ऑप्शन नंबर 60, -a और -b का दूरी मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से क्या होता है फॉर्मूला, x² + y²। तो यहाँ पर -a का स्क्वायर हो जाएगा +a² और -b का स्क्वायर भी हो जाएगा +b²। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है ए में ये, ठीक है। तो 60 का ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सारा क्वेश्चन का आंसर कर लिए। और इसके बाद हम लोग अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसका डायरेक्टली मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं हमारे साथी जो कि यहाँ पर उनको समझने से मतलब नहीं है, डायरेक्ट उनको आंसर ही मिलाना है। तो उनके लिए यहाँ पर अब रब करके मैं एक ही बार में आंसर लिख दे रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट यहाँ से मिला लीजिए, ठीक है। तो अगर आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन मिलाने के लिए आए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पीछे भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है तो वो क्वेश्चन कम से कम जरूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो मैं जान रहा हूँ कि ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो आप लोग सॉल्यूशन अपना मिला लीजिए और जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है उस क्वेश्चन को आप सिर्फ पीछे से मैच कर लीजिए, ठीक है। तो एक बार आप लोग अपना क्वेश्चन मिला लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे सबका आंसर मैंने लिख दिया है और इन सभी का सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन मैंने इसी वीडियो में कर दिया है। तो और जल्दी मैं जो है नेक्स्ट डे साइंस का भी क्वेश्चन आंसर के साथ लाऊंगा और इसी आधारित जो है पैटर्न पर आपका रेगुलर बेसिस पर धीरे धीरे स्टार्ट होगा आपका ऑब्जेक्टिव के लिए। और मेरी गारंटी है कि आप अगर बने रहते हैं मेरे साथ तो एग्ज़ाम में 50 में से 50 निश्चित रूप से आप सिक्योर कर सकते हैं मार्क्स, मैथ्स में और साथ में साइंस में, ठीक है। तो इतने देर मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबों का बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।